नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स, आपके सिलेबस का टॉपिक है ये। और इसके आगे इसमें बैंकिंग सिस्टम है, मनी मार्केट है और सारी चीज़ें हैं, ठीक है। ये टॉपिक हम लोगों का होने वाला है नेशनलाइजेशन ऑफ इंडियन बैंक्स, जिसको हम लोग कहते हैं बैंकों का राष्ट्रीयकरण हिंदी में, ठीक है। तो बेसिकली थोड़ी सी इसकी हिस्ट्री जानेंगे कि क्या ज़रूरत थी बैंक्स को नेशनलाइज करने की, जब वेरी फर्स्ट फेज ये शुरू हुआ था प्रोसेस नेशनलाइजेशन का। और उससे पहले ये जानेंगे ना कि व्हाट इज नेशनलाइजेशन, ठीक है। इसका पहले डेफिनेशन लिखेंगे, ठीक है, कि नेशनलाइजेशन होता क्या है, व्हाट इज नेशनलाइजेशन, ठीक है। तो नेशनलाइजेशन का मतलब समझ लीजिए प्राइवेटाइजेशन का यानी निजीकरण का उल्टा है, ये ऑपोजिट है, ठीक है। राष्ट्रीयकरण जो है वो निजीकरण के लिए ऑपोजिट है, ठीक है। प्राइवेटाइजेशन ऑपोजिट इज नेशनलाइजेशन। जैसे अभी ये वर्ड प्राइवेटाइजेशन जो है वो बहुत पॉपुलर हो रहा है, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें, बहुत सारा बिजनेस सेक्टर ऐसा है इंडिया में विच इज़ गेटिंग प्राइवेटाइज्ड, ठीक है। जो भी गवर्नमेंट की पॉलिसी है, उनका जो भी विजन है उसके अकॉर्डिंग। तो अभी ये जो बात हम लोग कर रहे हैं नेशनलाइजेशन की प्रोसेस की, ये बात हम लोग करेंगे एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस, ठीक है। तो जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे, तो उस टाइम पे इंडिया की जो इकोनॉमिक कंडीशन थी दैट वाज नॉट वेरी गुड, ठीक है। जो आर्थिक स्थिति थी देश की वो अच्छी नहीं थी, ठीक है। लोगों के पास जॉब्स नहीं थी, जो साक्षरता दर थी यानी कि लिटरेसी रेट जो कंट्री का था वो अच्छा नहीं था, उतनी जो बेसिक इंडस्ट्रीज होती हैं वो नहीं थी हमारे कंट्री में। और बेसिक इंडस्ट्रीज या मदर इंडस्ट्रीज आप कह लें कि किसी भी कंट्री के इकोनॉमिक डेवलपमेंट के लिए वो बेस होता है, क्योंकि जब आपके पास बेसिक इंडस्ट्रीज होती है, मदर इंडस्ट्रीज होती है, जैसे रांची में एक है HEC हेवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन, वो भी एक मदर इंडस्ट्री, तो वो इंडस्ट्रीज क्या करती है और ज्यादा कैपिटल गुड्स प्रोड्यूस करने का काम करती है, ठीक है। और कैपिटल गुड्स क्या होता है, दे आर प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, उससे आप फर्दर प्रोडक्शन करते हैं। तो जब ये सारी इंडस्ट्रीज डेवलप होंगी तभी जो और बाकी सारी इंडस्ट्रीज हैं उनका डेवलपमेंट किसी भी इकोनॉमी में पॉसिबल है। तो एट द टाइम ऑफ इंडिपेंडेंस जब ब्रिटिशर्स इंडिया को छोड़ के गए थे तो इकोनॉमिक कंडीशन वाज नॉट वेरी गुड हर एक एस्पेक्ट से, जैसे हम बताएं एम्प्लॉयमेंट लेवल हो, चाहे वो लिटरेसी लेवल हो, चाहे वो कंट्री की GDP हो, ठीक है, जो भी इनकम होती है, राष्ट्रीय आय होती है वो हो, ठीक है, और चाहे वो बैंक्स की स्थिति कंट्री में, ठीक है। तो अब याद रखिएगा किसी भी इकोनॉमी बैंक जो होता है उसका बहुत बड़ा रोल होता है, ठीक है। जैसे पिछले क्लास में जो हम लोगों ने नोट्स लिखा था वो नोट्स कमर्शियल बैंक के थे, और मेरा मकसद लिखवाने का यही था कि आपको पता चले कि भाई एक बैंक जो है ना वो कंट्री में क्या क्या करता है, ठीक है। तो जब वो फंक्शंस हमने लिखे थे ना तो बहुत सारे फंक्शंस लिखे थे कि एक्सेप्टिंग डिपॉजिट इन द फॉर्म ऑफ सेविंग अकाउंट, करंट अकाउंट, फिक्स डिपॉजिट, रिकरिंग डिपॉजिट एक्सेट्रा, लोन्स प्रोवाइड करना, बाकी सारे एजेंसी फंक्शंस करना कस्टमर के बिहाफ में, ठीक है। क्रेडिट क्रिएशन विच वाज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फंक्शंस ऑफ कमर्शियल बैंक, यानी साख का निर्माण करना। तो ये सारे नोट्स हमने इसलिए पर्पसली मैंने लिखवाए थे कि आपके मन में जो है वो एक स्केच आ जाए कि भाई एक बैंक कंट्री के लिए क्या क्या करता है, ठीक है। तो अभी और एक चीज याद रखिएगा कि जो भी क्रेडिट क्रिएशन होता है, ठीक है, और कैपिटल, किसी भी कंट्री का जो कैपिटल का क्रिएशन होता है, ठीक है, तो वो बैंक्स के ही थ्रू होता है। कैपिटल गुड्स के स्टॉक में जो भी इंक्रीज होती है ना वो बैंक्स के थ्रू होती है, क्योंकि बैंक में जब आप सेविंग करते हैं तो बैंक जो है उन सेविंग को मोबिलाइज करता है, ठीक है, उनमें गतिशीलता लेके आता है। गतिशीलता लेके आने का मतलब उसको अलग अलग जगह पे ट्रांसफर करता है जहां उसकी जरूरत है, ठीक है। और पिछले क्लास में भी ये चीज हम बता रहे थे कि कोई भी एक जो बैंक होता है ना उसको ये पता होता है कि, ठीक है, उसको ये पता होता है कि सारे जो भी कस्टमर्स हैं वो एक बार में नहीं आ रहे पैसे निकालने के लिए, ठीक है। तो बैंक्स इस बात का फायदा उठा के क्या करते हैं, उस पैसे को रखते हैं, ठीक है। और जो भी इन्वेस्टर्स हैं, जो भी निवेशक हैं, उनको वो पैसे देते हैं ऑब्वियसली लोन के तौर पे। और वो जो इन्वेस्टर्स होते हैं, वो जो निवेशक होते हैं, वो उनको अलग अलग बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं, ठीक है। तो अभी इंट्रोडक्शन पोर्शन बस हो रहा है गुंजन, ठीक है, अभी स्टार्ट कुछ नहीं हुआ है, कुछ लिखवाया भी नहीं है मैंने, ठीक है। बस ये हम बता रहे हैं कि बैंक्स क्यों इंपॉर्टेंट है किसी भी इकोनॉमी के लिए, ठीक है। तो पिछले क्लास तो बहुत सारा फंक्शन लिख चुके थे हम लोग ऑलरेडी। अभी एक और फंक्शन हम बता रहे थे कि कैसे बैंक्स किसी भी कंट्री में कैपिटल गुड्स के क्रिएशन में हेल्प करते हैं या कैपिटल के क्रिएशन में हेल्प करते हैं। कैपिटल क्या होता है, कैपिटल का डेफिनेशन, व्हाट इज कैपिटल, अगर कोई पूछे तो क्या हम लोग बोल सकते हैं, व्हाट इज कैपिटल। मानिए आपसे कल आप पढ़ाने जाएंगे स्कूल में, कोई पूछेगा व्हाट इज कैपिटल मैम, तो आप क्या जवाब देंगे, क्या, ठीक है। तो हम बताते हैं एग्जैक्ट लाइन, ठीक है। कैपिटल इज अ प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन,
ये कैपिटल का एग्जैक्ट डेफिनेशन है। प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन, मतलब कैपिटल को भी क्रिएट किया गया है और उससे हम फर्दर क्या करेंगे, प्रोडक्शन करेंगे। ठीक है, तो अब वो कुछ भी हो, जैसे अगर हम बोलते हैं बिजनेस के लिए कैपिटल क्या है, तो आप बोलेगा उसका फिक्स्ड एसेट, तो वो भी तो कोई प्रोड्यूस किया है ना वो फिक्स्ड एसेट को, और उससे हम फर्दर प्रोडक्शन कर रहे हैं, तो कैपिटल इज प्रोड्यूस्ड मीन्स ऑफ प्रोडक्शन। तो किसी भी इकोनॉमी के लिए उसके कैपिटल स्टॉक में, मतलब ये सारी फिक्स्ड एसेट मशीनरी जो प्रोडक्शन में हेल्प करते हैं, उनके स्टॉक का बढ़ना बहुत ज़रूरी है। ठीक है, और वो तभी बढ़ेगा जब इसमें इन्वेस्टमेंट होगी, और कंट्री में इन्वेस्टमेंट तभी बढ़ेगी ना जब कंट्री के लोग सेव करेंगे। सेव घर के गुल्लक में, घर की तिजोरी में नहीं, आपको उसको सिस्टम में लेके आना पड़ेगा, यानी आप बैंक्स में सेव करिए। तो जब आप बैंक्स में सेव करेंगे तो उससे क्या होगा, जैसे हम बार बार बता रहे थे कि बैंक्स में सारे कस्टमर्स एक बार में नहीं आते पैसा निकालने, तो बैंक उस पैसे को इन्वेस्टर्स को दे देगा। इन्वेस्टर्स मानिए किसी कंपनी में लगा दिए, शेयर खरीद दिए, या कभी कभी बैंक खुद भी शेयर खरीदता है, या बैंक कंपनी वालों को भी लोन देता है। ठीक है, तो उससे जो कंट्री का कैपिटल स्टॉक है वो बढ़ता है। ठीक है, तो पिछले अच्छा इकोनॉमिक्स की क्लास में भी हम बता रहे थे, तो गवर्नमेंट भी कैपिटल स्टॉक बढ़ाने के लिए ना बहुत सारी स्कीम्स लेके आती है। जैसे अभी एक कुछ दिन पहले योजना आई थी प्रधानमंत्री की जन धन योजना, क्या होता था इसमें, बहुत फेमस था, क्या हो रहा था इस योजना में, गवर्नमेंट क्या कर रही थी, नहीं पता, बैंक अकाउंट से रिलेटेड है ये, इसलिए यहाँ पे हम बता रहे हैं। मेनली इसका उद्देश्य ये था ना कि जो भी स्पेशली वो लोग हैं जो बैंक में जो फिनेंशियल सिस्टम है उसका हिस्सा नहीं है, जैसे ऑब्वियसली जो गरीब लोग हैं उनके पास इतना पैसा ही नहीं है कि वो सेविंग क्या करेंगे, या उतनी नॉलेज नहीं है तो वो क्या जाएंगे लोन लेने। ठीक है, या फिर जो डॉक्यूमेंटेशन स्पेशली रूरल एरियाज में ये फियर लोगों को होता है ना, वो लोग बैंक या इस तरह की स्कीम्स में नहीं जाते हैं, क्योंकि उनको लगता है कि अभी ये कागज़ मांगेगा, ये फॉर्म भरवाएगा, हमको तो पता नहीं, तो छोड़ो घर में ही रख लो पैसा जो भी एक्स्ट्रा है। तो ये जो आई थी स्कीम, ये यही था कि लोगों को फिनेंशियल सर्विस तब का एक्सेस कराना, और इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट बात ये हो रही थी ना कि लोगों को फ्री में बैंक अकाउंट खुलवाया जा रहा था, कि फ्री में आप खुलवा लीजिए बैंक अकाउंट। ऐसे बैंक अकाउंट खुलवाने का कुछ चार्ज तो नहीं लगता है, लेकिन मिनिमम बैलेंस के लिए कुछ पैसा डिपॉजिट करना पड़ता है। जैसे स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में शायद 2000 है, और किसी बैंक में 1000 होगा, 1000 ही होता है, तो उतना डालिएगा तो ही अकाउंट खुलेगा। अब जो गरीब मजदूर है वो 200-300 रुपये डेली कमा रहे हैं, तो वो कहाँ से डालेगा, तो वो लोग कभी बैंक अकाउंट नहीं खुलवाते। तो बैंक अकाउंट बहुत सारे लोगों के, लाखों लोगों के प्रधानमंत्री जन धन योजना में खुले थे, और गवर्नमेंट का इसके पीछे एक तो ये था कि लोगों को फिनेंशियल सर्विस का एक्सेस मिलेगा, प्लस गवर्नमेंट की जो भी स्कीम्स का फ़ायदा होता है वो डायरेक्टली लोगों के अकाउंट में आ जाएगा। तो जो बीच के लोग हैं, बिचौलिए इंटरमीडियरीज हैं, वो पैसे नहीं खा पाएंगे, कुछ करप्शन नहीं हो पाएगा। और एक और इससे मोटिव गवर्नमेंट का पूरा हो रहा था कि जब लोग बैंक अकाउंट खुलवाएंगे, एक बार जब आप, जैसे होता है ना कि घर में एक बार हम कोई पिगी बैंक ला के रख लिए, तो नहीं भी कभी हुआ तो छोड़ो 5 रुपये डाल ही देते हैं, क्योंकि है वो सामने। ठीक है, तो जब लोगों के अकाउंट खुल जाएंगे, एक बार उनको पता है बैंक अकाउंट है, कुछ नहीं भी होगा तो वो थोड़ा मोड़ा तो सेव कर ही लेंगे। ठीक है, तो सेविंग, उससे बढ़ेगी इन्वेस्टमेंट, उससे होगा कैपिटल क्रिएशन। तो इसलिए जो बैंक्स होते हैं वो किसी भी इकोनॉमी में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। लेकिन जब देश आज़ाद हुआ उस टाइम पे इंडियन बैंक्स की जो सिचुएशन थी वो ऐसी नहीं थी जैसी आज है, कि कोई भी बैंक जा सकता है, अकाउंट खुलवा सकता है, कोई लिमिट नहीं, कुछ नहीं। आप 200 रुपये भी जमा करने बैंक में जा सकते हैं, वो लोग लेंगे, ऐसा नहीं बोलेंगे कि जाइए, भले एटीएम से 500 के मल्टीपल में ही निकलता है। तो उस टाइम पे जैसे हम बता रहे थे कि जो इंडियन बैंक्स थे वो क्लास बैंकिंग करते थे। ठीक है, तो जो उस टाइम पे प्राइम मिनिस्टर थी हमारी श्रीमती इंदिरा गांधी, वो जब इस चीज़ को देखी कि इतना डिफरेंस है, और बैंक जो है वो सिर्फ जो सोसाइटी के बहुत रिच लोग हैं उनके हाथ की कठपुतली बनी हुई है, तब फिर ये स्कीम आई कि बैंक्स को नेशनलाइज किया जाएगा, यानी कि उनकी जो प्राइवेट ओनरशिप है उसको गवर्नमेंट ओनरशिप में कन्वर्ट करेंगे। ठीक है, नेशनलाइजेशन इज ऑपोजिट ऑफ प्राइवेटाइजेशन। ठीक है, हिंदी में इसको निजीकरण बोलते हैं और इसको राष्ट्रीयकरण बोलते हैं। तो फिर डिसाइड हुआ कि नहीं, गवर्नमेंट की ओनरशिप में आ जाएगी, और गवर्नमेंट की ओनरशिप में जो भी चीज़ें होती है ना वो वेलफेयर मोटिव के लिए काम करती है। ठीक है, वेलफेयर मोटिव, ठीक है, मतलब लोगों के हित के लिए। और प्राइवेट हैंड्स में जो भी चीज़ें होती है वो प्रॉफिट मोटिव के लिए काम करती है। ठीक है, तो ये एक मेजर रीज़न था नेशनलाइज करने का, ताकि क्लास बैंकिंग नहीं, मास बैंकिंग हो। मास बैंकिंग मतलब पूरी पब्लिक के लिए वो बैंक हो। ठीक है, सबको एक्सेस हो फिनेंशियल सर्विस का, हर कोई अकाउंट खोल सके, हर कोई लोन ले सके, हर कोई सेव कर सके। ठीक है, तो ये थोड़ा हिस्ट्री थी नेशनलाइजेशन की। अभी हम लोग थोड़ा सा और लिखेंगे इसके बारे में, नेशनलाइजेशन के बारे में।